देखो भाई, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा उसका नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है। लिखो जरा, प्रोग्रेशन क्या होता है? क्या होता है प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर। लिखो भैया, प्रोग्रेशन की बात करते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स that either decreases slash increases। या तो क्या होगा, ये डिक्रीज होंगे या क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है ना? एंड फॉर्म्स अ स्पेसिफिक पैटर्न। या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म्स अ स्पेसिफिक पैटर्न। बस इतना सही लिखो। सॉरी, दैट फॉर्म्स अ स्पेसिफिक पैटर्न। ठीक है भाई, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, अगर ये पैटर्न बनाएंगे तो उन पैटर्न को पहचान के हम आगे के आने वाले टर्म्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना, कि आगे के जो टर्म्स आएंगे वो क्या आएंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा 2, 4, 6, 8, मैं बोलूंगा जरा आगे के 3 टर्म बताओ। बता सकते हो? इसके बाद अगला टर्म कौन सा आएगा? 10, फिर 12, फिर सही बात है, बता दिया तुम लोगों ने, है ना? फिर अगर मैं बोलूं 7 है, 11 है, 15 है, मैं कहूंगा आगे के 3 टर्म बताओ। 19, 23, 27। आप कुछ पुराने दिए गए टर्म्स के आधार पे आगे के टर्म्स बता रहे हो, ये तो कर रहे हो। तो यानी ये जो पुराने टर्म्स है ये कुछ पैटर्न बना रहे होंगे, है ना? उस पैटर्न को आपने, इनको पढ़ा, इनको समझा, इस पैटर्न के सहारे आपने आगे के टर्म्स बताए। यही तो किया आप लोगों ने। ठीक है ना? तो यानी ये प्रोग्रेशन है। ये भी क्या है? प्रोग्रेशन है। अभी सिर्फ बात किसकी हो रही है? प्रोग्रेशन की। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा 4, मैंने कहा 8, मैंने कहा 16, मैंने कहा 32। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं आगे के टर्म्स बता पाओगे? 64, 128, 256। समझ आ गई बात? इन प्रोग्रेशंस में से ये वाले जो 2 प्रोग्रेशन है इन्हें बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन अभी आएगी थोड़ी देर में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलेंगे इसे एपी। क्या बोलेंगे? एपी। फिलहाल इस प्रोग्रेशन का मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप लोग 11th में पढ़ोगे। और भी कई सारे प्रोग्रेशंस है जो आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी करोगे तब पढ़ोगे। ठीक है ना? 11th में आप सिर्फ एक और प्रोग्रेशन सीखोगे जिसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है उस पर नहीं जाएंगे। इन्हें बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है इसकी डेफिनेशन प्रोग्रेशन के बाद है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? एपी। क्या होता है एपी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज है? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स जिनमें कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेंगे तो उसका डिफरेंस जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो। कोई भी 2 लगातार टर्म ले लो इस प्रोग्रेशन का, ये जो एपी होता है इस प्रोग्रेशन का, आप कोई भी 2 लगातार टर्म ले लो, उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। भाई डिफरेंस हर जगह सेम है यानी कॉमन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गई बात? तो मैंने क्या बोला? एपी क्या होता है? इट इज अ प्रोग्रेशन, इट इज अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन है तो मैंने बता दिया, कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म्स अ स्पेसिफिक पैटर्न। इट इज अ प्रोग्रेशन in which difference between
एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन्स सेम। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। ठीक है, जिनको नहीं याद रहता है लिख भी लेना, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार, यानी एक के बाद एक। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या होता है? एपी क्या होता है? ये ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है जिनमें कोई भी दो लगातार टर्म लेंगे, उनका जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। जैसे यहां चेक करो, सेकेंड टर्म ये रहा भाई, इसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, ऐसे चलता रहेगा। समझ आ गई बात? ध्यान देते रहो। यहां ये भी ऐसी हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे इधर भी हो गया। कोई भी दो लगातार टर्म ले लो, इसका डिफरेंस कितना आ रहा? 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। तो सब जगह डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एपी है। इधर भी आप डिफरेंस चेक करोगे, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एपी है। बताओ जी, इतनी बात क्लियर हो गई? अब जरा बात को समझो, एक एक करके हम सारे फॉर्मूले बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं, अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बना रहा हूं। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इसका फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं मैं। तो मैंने कहा लेट A1 A2 A3 ऐसे A4 और ऐसे करते करते AN B N टर्म्स ऑफ AP। मैंने क्या बोला? मैंने कहा मान लेते हैं A1 A2 A3 A4, ये क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इनको दिखाने का तरीका समझ आ गई बात? जैसे A1 यानी 2, A2 यानी 4, A3 यानी 6। अच्छा, कई किसी किसी किताब में एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ेंगे, ज्यादातर A1 A2 A3 ये दिखा रहेगा। टर्म्स को हम लोग A1 A2 A3 इस तरह बोलेंगे, ठीक है ना? लेकिन किसी किसी किताब में T1 T2 T3 इस तरह भी लिखा रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट टर्म है उसको A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, इस तरह बोलते रहेंगे। समझ आ गई बात? अच्छा, एक चीज और, जब हम एक से ज्यादा टर्म्स दिखा रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि ये सारे टर्म्स है, देखो 10 टर्म्स है, तो हम लोग नाम लेंगे A1 A2 A3 A4, इस तरह चलता रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को सिर्फ A भी लिख सकते हैं। समझ आ गई बात? फर्स्ट टर्म को या तो A1 बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? A, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखना, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं ज्यादातर D से। किससे डिनोट करते हैं? D से। तो जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, या फिर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लो, या फिर आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लो। बात एक ही है, सबसे रिजल्ट सेम आएगा। आएगा नहीं आएगा बताओ? इस तरह मैं आगे बढ़ता रहूंगा, अगर इस तरह मैं बढ़ता रहूंगा, तो अगर मैं nth टर्म लूं an माइनस, भाई देखो क्या है, सेकेंड टर्म है तो फर्स्ट टर्म हो गया माइनस, थर्ड टर्म है तो सेकेंड टर्म, एक टर्म पीछे वाला माइनस होता है। तो अगर मैं nth टर्म ले रहा हूं तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या माइनस होगा? बताओ जी, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या माइनस होगा? अरे यार, ये तो कोई भी बोल देगा। उससे पहले का क्या होगा? उसकी पोजीशन क्या लिखूं? अगर nth टर्म an है तो उससे पहले वाली की पोजीशन क्या होगी? an माइनस 1, बिल्कुल सही, an माइनस 1। अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन के आ गया। हमारे पास काफी सारे फॉर्मूले हैं कॉमन डिफरेंस के, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अगर मैं इनमें से एक फॉर्मूला बोलना चाहूं जो सभी को रिप्रेजेंट करता हो, तो वो ये वाला फॉर्मूला है। इसे बोलते हैं जनरल फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गई बात? भाई जैसे देखो, अगर मैं इसका नाम लूं मनीष, या तुम्हारा नाम लूं, जो भी नाम है तुम्हारा, दीपक, ठीक है ना? तुम्हारा नाम संजय लूं मैं, ठीक है? इसका नाम भी मैं कुछ भी ले लूं, जो भी है इसका, ठीक है? या इसका नाम ले लूं, इसका नाम ले लूं। तो जब मैं तुम्हारे इंडिविजुअल नाम ले रहा हूं तो मैं सबको नहीं बुला रहा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? सबकी बात कर रहा हूं। इसी तरह जब मैं बोलूंगा A2 माइनस A1, तो ये तो कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला हुआ। तो मैं क्या बोलूंगा? एक ऐसा फॉर्मूला बोलना चाहता हूं जो सभी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला बोल रहा हूं तो वो इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, सबको कर रहा है। कैसे? सुनो जरा। इस फॉर्मूले में n की जो कम से कम वैल्यू रखूंगा मैं, वो 2 रखूंगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालना है अगर एपी का, तो हमारे पास कम से कम 2 टर्म होने चाहिए एपी के। कम से कम कितने टर्म होने चाहिए? 2 टर्म लगातार होने चाहिए एपी के। सही बात है कि नहीं है?
तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालने की बात करूंगा तो ए एन की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है? 2। तभी तो आएगा A2 माइनस A2 माइनस 1 यानी A1। A2 माइनस A1 बन जाएगा जब मैं इनकी वैल्यू कितनी रखूंगा? 2। और मैंने कहा इनकी कम से कम वैल्यू क्या रखनी है? 2। मैं 3 भी रख सकता हूं। अगर 3 रखूंगा तो क्या आएगा? A3 माइनस A3 माइनस 1 यानी A2। A3 माइनस A2, ये वाला फॉर्मूला बन गया। एन की वैल्यू 4 रखूंगा तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला, एक पहला फॉर्मूला ये बन गया, बाद में सबकी लिस्ट एक साथ तैयार कर देंगे। यहां देख लो अब आगे। अब क्या होता है, यहां देखो सब जने ध्यान दो भाई। एपी के मैंने 3-4 टर्म दिए थे, मैंने कहा आगे के 3 टर्म निकालो। तुमने बड़े मजे से निकाल दिया। तुमने कहा अच्छा 2-2 का गैप है, इसमें 2 ऐड कर देता हूं, फिर 2 ऐड करता हूं, फिर 2 ऐड करता हूं। ये तो बोला तुमने, यही बोला कि नहीं बोला? अच्छा यहां पे तुमने देखा कितना ऐड हो रहा है? तुमने कहा 4 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? 4 ऐड करते चले गए, हाँ है ना? तुमने यही देखा। अब हम लोग एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमें आने वाले एपी में आने वाले, भाई संजय यहां देख, जो एपी में आने वाले आगे के किसी भी पोजीशन का टर्म डायरेक्ट बता सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये टर्म्स दे रखे, मैंने कहा एक काम करो जरा 50th पोजीशन का क्या टर्म आएगा ये बताओ। तो एक तरीका इसी सीरीज को आगे बढ़ाते रहो, इसी प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाते रहो, हाँ है ना? इसी प्रोग्रेशन को क्या करते रहो? आगे बढ़ाते रहो। एक तरीका ये है, ठीक है ना? लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए हमें बाकी टर्म्स भी लिखने पड़ेंगे, मतलब 50 टर्म के पास पहुंचने के लिए। समझ आ गई बात? क्योंकि काम इतना सारा हो रहा है तो गलतियां भी होने के चांसेस ज्यादा है। जितना ज्यादा काम होगा उतनी गलतियां होने की चांसेस है, कैलकुलेशन जितनी ज्यादा होगी। बात समझ आ गई? चलो 50वां पोजीशन का टर्म किसी तरह निकाल लिया। मैंने बोला एक काम कर, 1000वें पोजीशन में क्या आ रहा है अब बता। तो ऑब्वियसली बात है, जो ये तरीका है इसको आगे बढ़ाने का तरीका, ये तो बेकार तरीका हो गया। समझ में आ गई बात? तो मैं जो अगला फॉर्मूला बना रहा हूं वो है फॉर्मूला फॉर nth टर्म। कौन सा टर्म? अब यहां पे n क्या होता है? n रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ द टर्म। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 50वें स्थान पे यानी 50th पोजीशन पे रखा हुआ टर्म निकालो, तो n की वैल्यू होगी 50, यानी आपको निकालना है A50। क्या निकालना है? A50, यानी n की वैल्यू 50 हो गई। क्लियर है? मैंने कहा 1000 पोजीशन पे जो रखा हुआ, 1000 पोजीशन पे जो रखा हुआ टर्म है वो निकालो। तो इसका मतलब है हमें n की जगह कितना रखना है? 1000, यानी A1000 निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो मैं बनाऊंगा वो है nth टर्म ऑफ एपी। कभी कभी लोगों को लगता है nth टर्म रिप्रेजेंट्स लास्ट टर्म ऑफ एपी, ऐसा नहीं है। इट कैन रिप्रेजेंट लास्ट टर्म और इट कैन रिप्रेजेंट एनी टर्म। nth टर्म इज द जनरल टर्म। nth टर्म क्या होता है? जनरल टर्म। जैसे ये जनरल फॉर्मूला था कॉमन डिफरेंस का, ऐसे ही अगर मैं nth टर्म बोलता हूं तो nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे an से। समझ आ गई बात? ये an किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये a1 भी हो सकता है, a2 भी हो सकता है, a3 भी हो सकता है, ये सबको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई बात? अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। मैंने a को क्या मान लिया? फर्स्ट टर्म। और d को मैंने मान लिया कॉमन डिफरेंस। क्या मान लिया? d को कॉमन डिफरेंस मान लिया। देयरफॉर जो AP बनेगा, अब जरा AP बनाते हैं, जरा ध्यान दो। जब AP बनाएंगे तो पहला टर्म चाहिए पहले तो पहला टर्म तो A ही हो गया। पहले टर्म को तो मैंने क्या मान लिया? A, तो पहला टर्म क्या हो गया? A। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बताया था डिफरेंस 2 का है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो आप 2 ऐड कर रहे थे ना? आप ऐड कर करके अगला टर्म निकाल रहे थे, यही तो कर रहे थे। तो ये बताओ, फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है T, तो अगला टर्म कैसे निकलेगा? A में क्या ऐड करूंगा? D ऐड करूंगा, तो अगला टर्म क्या बन जाएगा? A प्लस D। समझ में आ गई बात? उसके बाद वाला टर्म A प्लस 2D, इसमें D ऐड कर दो, फिर इसमें D ऐड करो, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म यानी A1। ये कौन सा टर्म है? A2। फर्स्ट टर्म में कितने D है? 0D, एक भी D नहीं है। सेकंड टर्म में कितने D है? 1 D है। थर्ड टर्म में कितने D है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? जिस भी पोजीशन का टर्म है D उससे एक कम है, यही तो हो रहा है। इसमें ये कौन से पोजीशन का टर्म है? 4th पोजीशन का। D कितने है? ये कौन से पोजीशन का टर्म है? कितने D है? बताओ जी, बात समझ आ गई? अब ये बताओ, अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ते रहूं तो 10th पोजीशन में कितने D होंगे? 9D, यानी A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, हाँ है ना? 20th टर्म में कितने D होंगे? 19। ऐसे ही nth टर्म में कितने D होंगे?
ए प्लस तो सब में आएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस सब में आ रहा कि नहीं आ रहा। डी कितने होंगे, एक कम n माइनस वन डी। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला बन गया nth टर्म का। समझ में आ गई बात? अरे बात समझ में आई सभी को? छाप लो फटाफट। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था एपी क्या होता है। मतलब उधर हो जा, एपी क्या होता है कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है ना। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हाउ वी डिनोट कॉमन डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था nth टर्म का। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला, हाँ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे डिराइव हुआ था, मैंने आप लोगों को बता दिया था, याद है आप लोगों को? ठीक है। अब हम लोग आज आगे पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं आपको कहता हूं फाइंड द लेट्स से 50th टर्म ऑफ, मैंने कह दिया 50th टर्म निकालना है मुझे 3, ठीक है, 7, 11, 15, इस तरह ये जो भी प्रोग्रेशन है इस तरह चल रहा है, इसका 50th टर्म निकालना है। 50th टर्म का मतलब समझ में आ रहा ना, 50th का मतलब है 50वें पोजीशन पे रखा हुआ टर्म निकालना है। ये कौन से पोजीशन का टर्म है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये ऐसे आपको कौन से पोजीशन का टर्म निकालना है, 50th पोजीशन का टर्म निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होल ब्रैकेट के बाहर डी। आप लोगों ने बोला ये फॉर्मूला लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होल ब्रैकेट के बाहर डी, आप लोगों ने ये बोला, ठीक है। ये फॉर्मूला एपी के nth टर्म का है। किसके nth टर्म का फॉर्मूला है, एपी के nth टर्म का है। यहां पे कहीं लिखा हुआ है कि ये एपी है, नहीं लिखा हुआ है, तो हमें पहले ना बताना पड़ेगा ये एपी है। जब हम ये बता देंगे कि हाँ भाई ये एपी है, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? कैसे हम बोलेंगे एपी है, हम बोलेंगे ये एपी है ऐसे बोल देंगे, नहीं, हमें मैथमेटिकली बात करनी पड़ेगी। और मैथमेटिकली बात कैसे करते हैं, एपी क्या होता है, एपी होता है जिनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। यहां पे अगर 4 टर्म दे रखे तो 4 बार डिफरेंस निकालोगे आप, मतलब 3 बार डिफरेंस निकालोगे आप। एक बार करोगे a2 माइनस a1 जो कि हो जाएगा 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4, a3 माइनस a2 दैट इज 11 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 4, a4 माइनस a3 15 माइनस 11 दिस इज अगेन 4, ये सब बराबर आ गए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है देयरफॉर प्रोग्रेशन इज एपी, इसलिए ये जो प्रोग्रेशन है वो क्या है, एपी है। अब क्योंकि मैंने इसको एपी प्रूव कर दिया, कैसे प्रूव, कैसा मैं आया, मैंने बार बार कॉमन डिफरेंस निकाला, 4 टर्म दिए थे तो 3 बार कॉमन डिफरेंस निकलेगा, अगर एक और टर्म दिया होता तो एक और बार कॉमन डिफरेंस निकलता। सारे कॉमन डिफरेंस सेम आने चाहिए, सारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं जो कि 4 आ रहा है, इसलिए मैं इसको डी कह रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं ये जो प्रोग्रेशन है एपी है। अब क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया ये एपी है तो मैं एपी के nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, इससे पहले यूज नहीं कर सकता था। समझ में आ गई बात? कभी कभी ये लोग ऐसे देते हैं फाइंड द 50th टर्म ऑफ द एपी और फिर ये दिया होता है, तब आपको ये वाला स्टेप नहीं करना है। अगर इन्होंने खुद कह दिया होता फाइंड द 50th टर्म ऑफ एपी और फिर ये दिया होता, तब आपको एपी साबित करने की जरूरत नहीं होती, तब आप डायरेक्ट nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते थे। समझ में आ गई बात सबको? सबको बात समझ में आ गई? तो देयरफॉर हमारे पास ए क्या हो गया बताओ, ए यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, ऑलरेडी निकाल चुके हम, ये देखो। समझ में आ गई बात? नाउ यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, nth टर्म यानी a, n यानी 50, 50 क्यों है, क्योंकि 50th टर्म है, n पोजीशन बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स बताता है n, ठीक है ना। a कितना हो गया 3 प्लस n कितना है 50 माइनस 1 और d कितना है 4। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 49 इंटू 4, हो जाएगा 3 प्लस
4 9 जा 36, 3 कैरी 196, राइट? करेक्ट है, चेक कर लो। तो ये कितना हो गया 199। तो हमारे पास कौन से पोजीशन का टर्म आ गया? 199th पोजीशन का टर्म आ गया। लेकिन आप लोगों को एक बात समझ आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, कई लोग बताते नहीं है। आपको पहले से पता नहीं था एपी है, और अगर आपको पता भी था तो आपको पता कैसे चला? पता है आपको ऐसे ही चला होगा, दिमाग में आपने कर लिया होगा, पर आपको दिमाग में करने से नहीं होगा, आपको पहले यहाँ पे कॉपी में उतार के दिखाना पड़ेगा, आगे कहना पड़ेगा ये एपी है। क्योंकि मैंने ये कह दिया ये एपी है, इसलिए मैं आगे जाके एपी के एन टर्म का फॉर्मूला लगा सकता हूं। सबको बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अगर कभी कभी आपको ना कुछ 58 टर्म वगैरह कुछ नहीं बोला है, बस ये दे रखा होगा और बोलेंगे प्रूव दैट दिस इज एपी, अगर बोलते हैं ये प्रूव करो ये एपी है, तो कैसे करोगे? यही करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अच्छा, और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन देखो ऐसा आ सकता है कि ऐसे बोल दिया चेक वेदर द प्रोग्रेशन फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज एपी और नॉट, एपी और नॉट, इस तरह बोल दिया। आपको चेक करके बताना है जो प्रोग्रेशन है वो एपी और एपी है या नहीं है। ठीक है। इफ इट इज एपी, अगर एपी हुआ देन फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है अगर एपी हुआ। समझ आ गई बात? क्वेश्चन ये है। ठीक है। लेट्स से -17, -12, -7 और इस तरह चलते जा रहा है। आपको बताना है एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो अगले 3 टर्म निकालने हैं। क्लियर है बात? सॉल्यूशन कैसे बताऊंगा ये एपी है या नहीं है? कॉमन डिफरेंस है, बिल्कुल सही। तो a2 माइनस a1 कर लेते हैं, -12 बीच में माइनस और -17, हाँ या ना? तो क्या -12 + 17 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। अच्छा, ऐसे ही a3 माइनस a2 निकालते हैं, सही बात है। तो जाएगा -7 माइनस -12 माइनस माइनस +12 -7 + 12 कितना आ गया? 5। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे ना 5 आ रहा है, 5 आने का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों जगह सेम आ रहा है, ये तो क्लियर है एपी है। एक चीज और क्लियर है, पॉजिटिव अगर डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब नंबर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। नंबर्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अगर नेगेटिव डी आ गया, नेगेटिव कॉमन डिफरेंस आ गया, इसका मतलब धीरे धीरे नंबर्स कम हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये नंबर बढ़ रहे हैं। तो मैं बोलूंगा क्लियरली a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू डी हो गया। देयरफॉर अबव प्रोग्रेशन इज एपी। इतनी बात समझ आ गई? एंड देयरफॉर जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे? जो भी लास्ट टर्म है इसमें गिवन, उसमें डी ऐड करते चले जाओ। तो नेक्स्ट 3 हो जाएगा -7 + 5, जो कि कितना हो जाएगा? -2। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 3 में एक तो -2 हो गया, फिर -2 + 5 फिर और कर देंगे, जो कि हो जाएगा कितना? 3। फिर 3 में +5 और कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो गए नेक्स्ट 3 टर्म्स। बताओ जी, सबको बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह का बन सकता है। मैंने बोला कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, विच टर्म ऑफ एपी, और एक एपी दे रखा, लेट्स से 5, 10, 15, 20 और इस तरह दे रखा है, और मैंने कहा कि विच टर्म ऑफ एपी, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म इज 390। सवाल समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैंने कहा इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो 390 होगा, कौन से पोजीशन का टर्म 390 होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको कैसे कर सकते हैं भाई? कोई ना कोई पोजीशन तो होगी, ये तो कोई ना कोई पोजीशन होगी, कोई भी अगर पोजीशन होगी तो वो nth टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी? nth टर्म। अभी हमें n नहीं पता, समझ आ गई बात? तो मैं क्या करूंगा, लेट, अगर ये चलो लेट 390 बी द nth टर्म ऑफ अबव एपी। अच्छा, अब मैंने क्या दिया, अबव एपी, मतलब या तो मैं साबित करता ये एपी है,
साबित तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने पहले से क्या कह दिया, एपी, तो मुझे साबित नहीं करना। समझ में आ गई बात? मैंने डायरेक्ट क्या बोल दिया, मैंने बोला 390 जो है इस एपी का कौन सा टर्म है, nth टर्म। समझ में आ गई बात? तो देयरफॉर nth टर्म इज इक्वल टू कितना हो गया, 390। ठीक है, जब भी वैल्यू पता होती है तो फॉर्मूला कहां लगाते हैं, हमेशा नीचे लगाते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, जब भी किसी की वैल्यू पता है और फॉर्मूला हमेशा कहां लगाना है, नीचे। तो nth टर्म का फॉर्मूला nth टर्म के नीचे लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 390। क्या आपको फर्स्ट टर्म पता है? पता है। फर्स्ट टर्म क्या है, रख देते हैं 5। क्या आपको n पता है? नहीं पता। n ही तो निकालना है, पोजीशन तो निकालनी है। सो n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 390। अब खाली एक ही अननोन है, क्या, n, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 385। कैसा आया, 5 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस हो गया। n माइनस 1 इज इक्वल टू 385 डिवाइड बाय 5 इधर मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में आ गया, हाँ है ना। n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 5 7 जा 35 बच गया 3, 5 7 जा 35, तो 77 आ गया। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 78। यानी इस एपी का कौन सा टर्म 390 है, 78th पोजीशन का जो टर्म होगा वो 390 आएगा। अब एक चीज समझ लो, अगर मैं 391 लिख के पूछता कि बताओ कौन सा टर्म है, तो 391 तो इस एपी में हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो जब आप सॉल्व करते हैं ना इसको, तो यहां पे 391 लिखते हैं, यहां पे आप 386 लिखते हैं। 386 5 से कटता नहीं, यानी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती, और n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती, पोजीशन कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? जैसे मैं तुम लोगों को बोलूंगा चलो वहां जाके बैठ जाओ 5th पोजीशन में, 3rd पोजीशन में, 6th पोजीशन में, इस तरह बोल सकता हूं मैं थोड़ा बोलूंगा एक काम करो 2.5th पोजीशन में बैठ जाओ। समझ में आ गई बात? पोजीशन कैन नॉट बी नेगेटिव, पोजीशन कैन नॉट बी फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? पोजीशन कैन नॉट बी जीरो, यानी पोजीशन जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। टर्म कुछ भी हो सकता है, टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, टर्म की पोजीशन, टर्म तो कुछ भी हो सकता है, टर्म फ्रैक्शन हो सकता है, बट टर्म की पोजीशन कैन नॉट बी फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? टर्म कैन बी इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बट इट्स पोजीशन कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, मैं बोल सकता हूं फाइंड द टर्म which is, let's say, which is 50 greater than 64th टर्म ऑफ, यही एपी ले लेते हैं, ऑफ एपी, और एपी ले लिया मैंने 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट। क्या मतलब क्या है, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला वो टर्म निकालो जो 50 ज्यादा होगा। किससे 50 ज्यादा होगा? इस एपी के 64th टर्म से। समझ आ गई बात? तो सबसे पहली बात तो जो भी टर्म है, विच टर्म जब भी बोलेंगे, फाइंड द टर्म जब भी बोलेंगे, तो हमेशा nth टर्म मानना है। तो मैं बोलूंगा लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म, लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म। इतनी बात समझ आ गई? देयरफॉर nth टर्म क्या है? nth टर्म 64th टर्म से, भाई इस एपी का जो भी 64th टर्म होगा उससे 50 ज्यादा है। बताओ ये लाइन समझ में आ गई? nth टर्म इज यानी इज इक्वल टू, nth टर्म यानी an, इज यानी इज इक्वल टू 50 ग्रेटर यानी प्लस 50। किससे प्लस 50 है? 64th टर्म से। मुझे n की वैल्यू निकालनी है। ये लाइन समझ में आ गई? इसके नीचे इसका फॉर्मूला लगाओ, इसके नीचे फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1d। इसके नीचे इसका फॉर्मूला a प्लस 64 माइनस 1 यानी 63d आया ना, और प्लस 50। a से a कट गया, सही बात है। हमें तो n निकालना है भाई, n तो निकालना है ना, कौन सी पोजीशन का टर्म है। d पता है, d कितना है 5, 63, d पता है 5,
प्लस 50, सही बात है कि नहीं है? देखो दोनों से 5 कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन क्यों निकाल रहा हूं, इससे काट दूंगा आराम से। तो यहां बच जाएगा 63 प्लस 10, ये हो जाएगा n-1 5। इसके भी बाहर है 5, इसके भी बाहर है, तब कट सकता है, या डिवाइड में जाएगा, काट दो, एक ही बात है। तो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 73 और n इज इक्वल टू क्या हो गया 74। इसका मतलब जो 50वां टर्म, मतलब 64th टर्म में अगर 50 ऐड करता हूं तो वो इसी एपी का 74th टर्म बन जाता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? नोट करो। अब आप लोग पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज खुद से खत्म करो, ठीक है?